तो फोटोसिंथेसिस ऑफ कोर्स टेक्स प्लेस विद इन द क्लोरोप्लास्ट। हम लोग जानते हैं कि यूकेरियोट में खास करके फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है, और ब्रेकडाउन ऑफ कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू यील्ड एनर्जी टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म एंड इन माइटोकॉन्ड्रिया। यूकेरियोट के अंदर खास करके तो जो ब्रेकडाउन होना है, सिंथेसिस होने वाला काम क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है, जिसको कि हम लोग फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। लेकिन वही चीज़ जब ब्रेकडाउन होती है, यानी ब्रेकडाउन ऑफ कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू यील्ड एनर्जी टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म और इन माइटोकॉन्ड्रिया। साइटोप्लाज्म के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है एनर्जी यील्डिंग के लिए, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। और जो ऑर्गन होता है इसको हम लोग बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें होता क्या है, ब्रेकिंग ऑफ कार्बन बॉन्ड्स ऑफ कम्प्लेक्स कंपाउंड थ्रू ऑक्सीडेशन विद इन द सेल। जो जिस बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ था फोटोसिंथेसिस के टाइम पे C3 साइकिल में, अब वही चीज वही बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक डाउन होगा, ब्रेकिंग होगा उसका। और जब ब्रेकिंग होगा बॉन्ड्स की तो फिर क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। और ब्रेकिंग होती कैसे है, कम्प्लेक्स कंपाउंड का ऑक्सीडेशन के थ्रू ब्रेकिंग होगा और उससे कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। इसी प्रोसेस को हम लोग रेस्पायरेशन या सेलुलर रेस्पायरेशन कहते हैं। और जो कंपाउंड इसमें ऑक्सीडाइज होते हैं, एनर्जी को रिलीज करते हैं, ऐसे कंपाउंड को सबस्ट्रेट को हम लोग बोलते हैं रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट का मतलब आप जानते हैं कि जो सब्सटेंस किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है और वो किसी प्रोडक्ट में चेंज होता है, तो जो पार्टिसिपेट करता है उसको हम लोग बोलते हैं सबस्ट्रेट। तो यहाँ पे प्रोसेस रेस्पायरेशन है, तो इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट, जो कि बेसिकली क्या है, कार्बोहाइड्रेट है ना। लेकिन कुछ कंडीशन में प्रोटीन्स, फैट और ऑर्गेनिक एसिड भी रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट हो सकते हैं। कुछ खास करके कुछ प्लांट्स में अंडर सर्टेन कंडीशन, कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में कुछ प्लांट्स में प्रोटीन और फैट्स भी, इवन एनिमल्स में भी हो सकते हैं, रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट की तरह वर्क करते हैं। तो नॉर्मली जो रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट होता है वो कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज होता है, लेकिन कुछ कंडीशन में प्रोटीन और फैट भी, ऑर्गेनिक एसिड भी वर्क करते हैं रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट की तरह। तो ये जो एनर्जी रिलीज होती है वो फ्रीली नहीं होती है ना, या एक सिंगल स्टेप में नहीं होती है। जो पूरा ऑक्सीडेशन प्रोसेस है वो कई एक सीरीज ऑफ रिएक्शन के थ्रू होता है, ठीक है। और एटीपी के फॉर्म में केमिकल एनर्जी होती है, रिलीज होती है, और एटीपी के फॉर्म में। एटीपी क्या है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। तो इसमें भी बॉन्ड्स होते हैं ना, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, फिर एक फॉस्फेट बॉन्ड डाईफॉस्फेट, फिर एक फॉस्फेट बॉन्ड ट्राईफॉस्फेट। तो इस तरह से इसमें भी बॉन्ड एनर्जी के फॉर्म में ही एनर्जी स्टोर होती है और एटीपी रिलीज होता है। इसके साथ साथ इसमें एक चीज़ क्या होती है कि स्टेप वाइज होता है, एकदम से अचानक से नहीं कि बिल्कुल फ्री रिलीज हो गया। कई स्टेप्स होती हैं, अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में कि किस तरह से ये रिलीज होती है, किस तरह से ये पूरा केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है, जो एटीपी रिलीज होती है वो एटीपी एक्ट्स एज ए एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। जैसे करेंसी होती है हम लोग यूज करते हैं किसी भी चीज़ के, उसको हम लोग वैल्यू, मतलब एक करेंसी है, अगर आपके पास कोई नोट है, रुपया है, तो आप उससे कोई भी सामान खरीद सकते हैं। इसी तरह एटीपी भी हमारा एनर्जी करेंसी है, यानी एनर्जी जहाँ भी रिक्वायर्ड है किसी भी प्रोसेस के लिए उसको हम यूज कर सकते हैं। सभी तरह के रिएक्शन में एटीपी यूज होती है। तो जितनी भी एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस हैं बॉडी के अंदर, वहाँ पे ये यूज हो सकती है। तो इस तरह से ये आपने देखा कि रेस्पायरेशन का क्या इम्पोर्टेंस है और कैसे ये होता है। तो यहाँ पे आप देखिए कि इस प्रोसेस को चूंकि सेलुलर लेवल पे हो रहा है तो इसको हम लोग सेलुलर लेवल कहते हैं। दूसरा हमने पॉइंट देखा रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट क्या चीज़ है, तीसरा एटीपी क्या चीज़ है, और फोर्थ पॉइंट आता है कि प्लांट ब्रीथ, क्या प्लांट से ब्रीदिंग करते हैं। तो एक्चुअली होता क्या है कि प्लांट डायरेक्टली उस तरह का कोई इनमें रेस्पायरेटरी सिस्टम या कुछ इस तरह की ब्रीदिंग सिस्टम तो नहीं होता है, लेकिन प्लांट को भी अपने खुद के रेस्पायरेशन के लिए O2 की रिक्वायरमेंट होती है और वो भी CO2 रिलीज करते हैं। अब यहाँ पे होता क्या है कि जो CO2 रिलीज होती है वो कंज्यूम हो जाती है फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। और प्लांट्स के अंदर अनलाइक एनिमल्स कोई भी स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं होता गैसेस एक्सचेंज के लिए, बस इसमें स्टोमेटा और लेंटिसेल्स होते हैं। स्टोमेटा आप जानते हैं लीव्स के ऊपर होते हैं, और लेंटिसेल जनरली स्टेम्स के ऊपर होते हैं, जो ग्रीन स्टेम होते हैं उस पर गैसेस एक्सचेंज के लिए भी स्टोमेटा लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको हम लोग लेंटिसल बोलते हैं। इसके अलावा
प्लांट्स के अंदर बहुत ज़्यादा इस चीज़ की ज़रूरत भी नहीं होती। क्यों नहीं होती रेस्पिरेटरी ऑर्गन की? क्योंकि हमने बताया अभी कि आपको गैसेस एक्सचेंज की उतनी ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं होती, उनमें खुद का ही यूज हो जाता है सिस्टम। और इसमें जो है कि जो ट्रांसपोर्टेशन होता है गैसेज का वन प्लांट पार्ट टू अनदर, उसकी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। दूसरी चीज़ कि प्लांट को उतनी जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि इसमें डिमांड ही नहीं होती उस चीज़ की। कुछ एक ऑर्गन है जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर ये चीज़ ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू पहुँच जाती है। ठीक है, बाकी जो एक्टिव ऑर्गेनिज्म है जहाँ फोटोसिंथेसिस हो रही है वहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत ही नहीं है। तो और जहाँ ज़रूरत है वहाँ जैसे फूड ट्रांसलोकेट होकर जाता है, उसी तरह ऑक्सीजन भी वहाँ ट्रांसलोकेट होकर के चली जाती है। ठीक है, तो इस तरह से प्लांट्स में हम देखते हैं कि O2 की अवेलेबिलिटी जो है कोई प्रॉब्लम नहीं है, और O2 चूँकि बनता रहता है इसलिए वहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भी नहीं होता है प्लांट्स का, तो ईजिली गैस जो है कि डिफ्यूज हो जाती है। और बहुत ज़्यादा हम देखते हैं कि इनमें इस तरह से, जैसा कि हम अभी डिस्कस किए थे कि थिक और वुडी स्टेम होते हैं, चूँकि उसमें इंटरनल पार्ट लिविंग होता ही नहीं है, तो उतना वहाँ पे रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है। और जो भी लिविंग सेल्स होती हैं वो ज़्यादातर आउटर लेयर में होती हैं और थिन लेयर में होती हैं और बीनीथ द बार्क होती हैं। और बार्क में या छाल जिसको आप लोग कहते हैं हिंदी में, तो उसमें ऑलरेडी लेंटिसेल होती हैं, तो उनके थ्रू हो जाता है। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की इसमें खास करके ऑक्सीजन के रेफरेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड के रेफरेंस में ज़रूरत ही नहीं होती है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्लांट्स में भी हम कह सकते हैं कि एक तरह से ब्रीदिंग वाला सिस्टम है, लेकिन वो अलग तरीके का है। दो कारण हो गए इसके। एक तो पहला, वहाँ पे O2 ऑलरेडी बन रही है और इजीली पहुँच जा रही है जहाँ भी ज़रूरत है। दूसरी चीज़, उसमें जो हम कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है वो भी कंज्यूम हो जा रहा है। तो दोनों एक तरह से कंप्लीट पूरा हो जा रहा है प्रोसेस। वहाँ पे बाहर से बहुत ज़्यादा हमें एक्सचेंज की ज़रूरत नहीं पड़ी जैसे कि एनिमल में पड़ती है। तो प्लांट्स हम कह सकते हैं कि हाँ ब्रीदिंग करते हैं, लेकिन उस तरह से नहीं करते जैसे कि एनिमल्स करते हैं। जिस तरह से कि ब्रीदिंग सिस्टम पूरा होता है, लंग्स होते हैं, इस तरह से नहीं होता। वो डायरेक्ट एनवायरनमेंट से करते हैं और बहुत सारी चीज़ें उसमें इंटरनली ही कंज्यूम हो जाती हैं, बाहर से लेने की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है। तो सारा प्रोसेस सेल के सेलुलर लेवल पे ही हो जाता है। इसके बाद हम एक यहाँ पे रिएक्शन देख रहे हैं जो रेस्पिरेशन का एक नॉर्मल रिएक्शन है। इसमें एक ग्लूकोज का मालिक्यूल दिखाया गया है और ऑक्सीजन अटैच होकर के C6H12O6 प्लस 6O2, यहाँ पे आप रिएक्शन देखिए इसमें है, और रिजल्ट क्या बना 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP, है ना। तो इस तरह से ये पूरी एक नॉर्मल प्रोसेस है। अब इसके बारे में हम लोग ये जान लें कि ये पूरी प्रोसेस इतनी सिंपल नहीं होती है, इसमें कई स्टेप्स होते हैं। उन स्टेप्स के बारे में हम लोग अब डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसमें आप एज ए प्रोडक्ट आप देख लिए कि क्या क्या होता है।